हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जो कि तलाश नामक कहानी का भाग 5वां है। अगर आपने इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग नहीं देखा है तो कमेंट में लिख दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पांडे ओपिनियन जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। शारदा देवी को नींद कहाँ, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह का अपनापन किसी किसी अपनों से ही मिलता है। यहाँ तो कहीं नामो निशान भी नहीं है किसी रिश्ते का, तो फिर इतना ज्यादा प्यार क्यों परोसा जा रहा है जिसे मैं समेट नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, यह लीला मेरे गुरुदेव की ही लगती है, जो उस दिन रात में आए थे। ऐसा लगा जैसे इस तर्क को उनका भी मन स्वीकार कर लिया और उन्हें काफी दिनों के बाद इतनी आजादी के साथ सोने का मौका मिला। शारदा देवी उनका अभ्यास था, चाहे जब सोए उठना उनको 4 बजे ही था। वह उठी और स्नान ध्यान करके जब किचन की तरफ रुख किया तो देखा उसमें डॉक्टरनी पहले से मौजूद थी। इनको देखकर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आओ बहन, मैं चाय ला रही थी, आओ बैठ जाओ इधर। और बिना कुछ किए ही शारदा देवी को नाश्ता मिला और साग्रह उसे कराया भी गया, क्योंकि अब तक सपना और माधव भी तैयार होकर आ चुके थे। सपना ने पहुंचते ही एक कुर्सी पर अपनी सासू के हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, अब सेवक हाजिर है, आप आराम करें। सपना नाश्ता और चाय टेबल पर लगाने लगी। माधव भी इसमें उसकी मदद कर रहा था। सपना के मना करने पर कहा, सपना, बहुत मुश्किल से कभी कभी थोड़ी सी माँ की सेवा का अवसर मिलता है तो उसे तुम निर्दयता के साथ छीन लेना चाहती हो। प्लीज आप ऐसा ना करो, प्लीज। सबका नाश्ता लग जाने के बाद दोनों माताओं को दोनों हाथों से पकड़कर लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाया और कहा, माँ आप लोग पहले शुरू करें, मुझे बहुत भूख लगी है। आ जा बेटा, बैठ जा, हम लोग तुरंत खाने जा रहे हैं। सबके डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद उन 2 बुजुर्ग महिलाओं ने पहला निवाला उठाकर किसी ने सपना और किसी ने माधव के मुंह में डाल दिया और खाना शुरू हो गया। अब माधव को जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना था। घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तहसील में एसडीएम पद पर तैनाती हो गई थी। चूँकि उनकी मां ने अपने मायके का पता लिखवा रखा था, इसलिए इस निवास स्थान से इतने करीब में नियुक्ति हो गई थी। माधव ने सबका आशीर्वाद लिया और अपनी पदभार संभालने चला गया। रामपुर तहसील में पहुंचकर पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपने तहसील स्टाफ की मीटिंग बुलवाई और सबको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग सब हमारे परिवार हैं और मैं आपका परिवार का मुखिया। मेरे परिवार में बड़े और छोटे अधिकारी तथा बाबू, चपरासी इत्यादि आते हैं। मैं सबको इस बात से सचेत करते हैं कि सेवा के बदले सरकार हमें पर्याप्त वेतन देती है। यदि कोई आपदा आती है तो तरह तरह की योजनाओं के द्वारा हमारी मदद भी करती है। इसलिए मुझे अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। हम किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की मदद करके उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरी यही आप लोगों से सलाह और प्रार्थना दोनों है। इसके बाद भी अगर किसी कर्मचारी को मेरी तनख्वाह की ज़रूरत पड़े तो मैं उसमें से भी देने में देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग भी हमारे परिवार ही हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
सपना और माधव के जाने के बाद घर में माँ शारदा देवी और डॉक्टरनी ही बची थी। थोड़ा बहुत फूल पत्ती में पानी वानी देने के बाद वह लोग जब एक साथ बैठी तो अपने अपने अतीत पर चर्चा होने लगी। डॉक्टरनी ने अपना पूरा किस्सा शारदा देवी से कहा सुनाया और अब बारी थी शारदा देवी की। अवाक सा उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि डॉक्टरनी की पूरी कहानी शारदा देवी की अतीत से मेल खा रही थी। माधव ही मानव था, इसका मतलब क्या यही माधव ही उसका अपना बेटा मानव है? ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, परंतु संकोचवश वह कुछ कह नहीं पा रही थी। शारदा देवी चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा कि यदि डॉक्टरनी को पता चल गया कि मैं ही मानव की माँ हूँ, तब ये कहीं पुनः मानव को लेकर मुझसे दूर ना चली जाए। इस संकोच में मात्र दुखी मन से इतना ही कहा, बहन, ये संसार दुख का सागर है, यहाँ अपना कुछ नहीं है और आपने तो इतना महान कार्य किया है कि पूरी मानवता आपकी प्रशंसा करे तो कम है। माधव ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके एक सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आ रहा था। घर के करीब पहुंचने पर उसकी जीप का अगला चक्का एकाएक निकल गया। परिणाम स्वरूप उसकी गाड़ी पलट गई और माधव सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया। जब इस बात की सूचना घर आई तो कोहराम मच गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शारदा देवी का दिमाग सुन्न सा हो गया। पूरा परिवार रोता कलपता जिला स्थल पर पहुंचा। माधव की हालत सीरियस थी, परंतु ये अस्पताल उन्नत किस्म का था। यहाँ वो सारी व्यवस्था थी जिसकी उसे जरूरत थी। डॉक्टरनी ने जब माधव के चेहरे को देखा तो उसे भी हार्ट अटैक आ गया। इस दोहरे घटनाक्रम से प्रभावित शारदा को यही लगा कि उसे पुनः पागलपन का दौरा पड़ जाएगा, परंतु माधव को देखकर और उसकी पत्नी का मुंह देखते हुए अपने आप को किसी तरह संभाले रखा। कहावत है, मुसीबत तन्हा नहीं आती, वही हुआ। सपना का सपना बिखर रहा था, मगर वह काष्ठवत अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी। कई घंटों के बाद सबसे पहले डॉक्टरनी को होश आया और उसके मुंह से स्पष्ट स्वर फूटे, माधव, वह कैसा है? डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, वह भी आपको ही याद कर रहा है। आप ठीक हो लें, फिर ले चलकर मिलाता हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने माधव की जिंदगी बख्श दी। शारदा बड़ी शिद्दत से डॉक्टरनी की सेवा में लगी हुई थी। डॉक्टरनी के होश में आने के बाद भी शारदा देवी उसकी सेवा में ही मिली। डॉक्टरनी बहुत प्रभावित हुई। उसने शारदा देवी को पास बिठाकर कहा, बहन, यदि मुझे कुछ हो गया तो अब मुझे ये विश्वास है कि तुम मेरी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति कर दोगी। केवल एक कर्तव्य बाकी बच गया है। मुझे माधव को उसकी माँ को सौंपना था, बस, और उसे मैं अभी तक कर नहीं सकी। इसका मुझे अफसोस है। उधर डॉक्टर ने आकर बताया कि माधव भी होश में आ गए हैं और अब वह खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरनी और शारदा दोनों ने माधव से मिलने की इजाज़त मांगी, परंतु डॉक्टरनी को उठने की इजाज़त नहीं मिली। इसलिए शारदा देवी को अकेले भेज दिया। जैसे शारदा देवी माधव के पास गई, माधव उन्हें घूरने लगा। ऐसा लगा कि वह अतीत के पर्त को कुरेद रहा है। और माँ, इधर आ तू जरा, इतने दिन में कितनी बूढ़ी हो गई है। मैं तेरा मानव हूँ। मानव, जब तू मुझे पहली बार मिली थी
तब मेरी याददाश्त चली गई थी। दिमाग तो आपको ना पहचान सका, मगर दिल पहचान ही गया। मैं तभी तो तुम्हें खाना खिला रहा था। इतना कहना ही था कि शारदा देवी के नेत्र गंगा जमुना की तरह बह चले और उन्होंने माधव को अपने अंग में भर लिया। सपना सारा दृश्य देख रही थी। तुरंत उसने जाकर डॉक्टरनी को सूचना दी कि माँ जी। समाचार को सुनते ही डॉक्टरनी को बेइंतहा खुशी मिला, जो इसके लिए घातक सिद्ध हुई। खुशी की अधिकता के कारण उसे पुनः दिल का दौरा पड़ गया और दूसरा उद्देश्य पूर्ण होते ही डॉक्टरनी की ई लीला समाप्त हो गई। इस दुखद घटना से माधव का पूरा परिवार बहुत दुखी था, मगर नियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचकर मानव को संतोष करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और इसी के साथ आज इस कहानी का भी अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ और देखनी है तो पांडे ओपिनियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी कहानियाँ जरूर आती रहेंगी। और अगर आपको अपने मन का कोई भी कहानी चाहिए या फिर कैसा भी कहानी चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।